नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। नारी शक्ति को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम तमाम ऐसी महिलाओं से आज बात कर रहे हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक उदाहरण बनी है, जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत एक मुकाम हासिल किया और आज वो ये बता रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर वो हर क्षेत्र में चल रही हैं और एक उदाहरण पेश कर रही हैं कि सोच बदलने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लगातार हम ऐसी कई महिलाओं से बात कर रहे हैं जो एक उदाहरण बनी हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और उदाहरण इसलिए भी चूंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब भी महिलाओं को आगे बढ़ने पे कई तरह की बंदिशें लगाते हैं। घर में चाहे बेटियों की पढ़ाई की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, और ऐसे भी हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिसमें कई ऐसे परिवार जिन्होंने पूरा सहयोग किया अपने घर की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। यही वजह है कि आज वो पूरे देश में, दुनिया में, समाज में एक अलग पहचान रखती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम इसी पे बात कर रहे हैं ताकि दूसरों के लिए भी जो महिलाएं नज़ीर बनी हैं उनसे महिलाएं प्रभावित हों, युवतियां प्रभावित हों और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो नारी शक्ति को सलाम और प्राइम न्यूज़ लगातार इस मुहिम में देश की ऐसी महिलाओं को आगे ला रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया, अपना नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया, राज्य का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन कर रही हैं हर क्षेत्र में। चाहे प्लेन उड़ाने की बात हो, ट्रेन चलाने की बात हो, बस चलाने की बात हो, सेना की बात हो, प्राइवेट सेक्टर की बात हो, आईपीएस अधिकारी और तमाम दूसरे ऐसे क्षेत्र जहां पे आज महिलाएं उदाहरण पेश कर रही हैं दूसरों के लिए, क्योंकि समाज की जो सोच है उसे बदलने की बेहद जरूरत है। ऐसे में हम उनके संघर्ष की कहानी को आपके सामने ला रहे हैं कि कैसे वो यहां तक पहुंची, क्या क्या चुनौतियां उनके रास्ते में आई, कैसे उनसे पार पाया गया और आगे क्या उनकी सलाह होगी उन लड़कियों को जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं। क्या उनका सुझाव होगा उन परिवारों को जो कई बार बंदिशें पैदा करते हैं, जो डरते हैं बच्चियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने से, जिनमें एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि अब धीरे धीरे सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। यही वजह है कि आज महिलाएं दूसरों के लिए उदाहरण बन रही हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में हम उन महिलाओं के संघर्ष की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। प्राइम न्यूज़ ऐसी महिलाओं के संघर्ष को आपके सामने ला रहा है जिन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, तप किया और आज एक मुकाम हासिल किया है उन्होंने, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा है, जिनके संघर्ष की कहानी से सीखा जा सकता है, सबक लिया जा सकता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ गजल भारद्वाज हैं, सीडीओ हैं रामपुर की। गजल जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। मैडम, आपसे सबसे पहले, चूंकि आज हम महिला दिवस पे उन तमाम महिलाओं से बात कर रहे हैं जो समाज में एक उदाहरण बनी है दूसरों के लिए। आज चूंकि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के आगे चल रही हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महिला की जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे वो उससे निजात पाए। देखिए, हम जो यहाँ पर रामपुर में भी हमने जो अभियान चलाया है उसमें इस चीज को हम स्ट्रेंथन करते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को हमें पहले तो सबसे सूक्ष्म लेवल तक लेकर जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं या महिला स्वावलंबन की बात करते हैं तो इट इज नेसेसरी कि हम लोग डिग डाउन करें फैमिली लेवल तक। सबसे पहले कि एक फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो कि जरूरी है टू अंडरस्टैंड की द प्रॉब्लम्स व्हिच वुमेन फेस। तो सबसे पहले तो जरूरी ये बात है कि जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये भी समझें कि सुरक्षा सिर्फ सड़क पर, मोहल्ले पर में चलते हुए ही नहीं है। सुरक्षा उन मानसिकताओं से भी है, छोटी बड़ी मानसिकताएं जो कहीं ना कहीं हिडन पोटेंशियल को हिंडर करती हैं। सुरक्षा उन बीमारियों से भी है जो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के कारण या नेग्लेक्ट के कारण लेडीज में फेस होती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं कि जब कोई महिला बाहर की ऑफिस में जाती है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो कितना सेफ महसूस करती है कि उस ऑफिस में या उस पब्लिक प्लेस में
उसको अगर पैड चेंज करना है तो वो कहाँ जाए, या वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाए। तो वहाँ एक समाज के तौर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे पब्लिक स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पे वुमेन फील सेफ एंड दे कैन वॉक विद डिग्निटी एंड फुल प्राइवेसी, कि वो इजिली एक्सेसिबल हम लोग अपने ऑफिस स्पेसेस और पब्लिक स्पेसेस को बनाएं। बिल्कुल। मैडम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, उसके साथ साथ आप एक महिला भी हैं, तो कितनी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा? क्योंकि जाहिर है आपने भी संघर्ष किया होगा, कई तरह की बातें जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो करते हैं। कई बार लड़कियां घर से बाहर पढ़ाई के लिए जाती हैं, तब भी कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। हालांकि अब सोच लोगों की बदल रही है, लेकिन आपके अगर हम संघर्ष की बात करें तो किन चुनौतियों से आपको जूझना पड़ा? देखिए, मैं काफी लकी रही हूँ इस सेंस में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस मामले में मुझे बहुत सपोर्टिव रहे हैं एंड हमेशा से बचपन से लेकर मुझे एक इंडिपेंडेंट और क्वेश्चनिंग वुमन बनाने में मेरे मदर एंड मेरे फादर दोनों का रोल रहा है। लेकिन अक्सर जब हम लोग फील्ड पर यहाँ काम करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर प्रशासन की पाठशाला एक अभियान चलाया था, जिसमें हम लोग स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, तो जो एक प्राइम प्रॉब्लम हमने देखी बच्चियों के साथ जो बीए बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं, वो ये थी कि एट द एज ऑफ 21 या एट द एज ऑफ 22 पढ़ाई के जस्ट खत्म होने के बाद उनके ऊपर शादी का प्रेशर रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं काउंसलिंग कराने की, बच्चियों के भी और उनके पेरेंट्स की भी, कि सबसे जरूरी जो चीज रहती है वो रहता है कि बच्ची अपने पैरों पर पहले खड़ी हो, उसके लिए वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम हो, केपेबल हो कि वो अपनी लाइफ की डिसीजन खुद ले सके। और इसके लिए जरूरी है कि पहले उसकी एजुकेशन के बाद वो कोई ना कोई लाइफ स्किल ऐसी पिक करे जो उसकी इनकम का सोर्स बने। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हम लोग हिंटरलैंड में देखते हैं, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में इक्वली, जहाँ पर काफी सारे रीजंस के कारण बच्चों के स्ट्रगल में सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं होते जी। एज रिगार्ड्स मेरे केस में तो आई वाज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स इस मामले में बहुत सेंसिटिव रहे हैं और मुझे हमेशा इंस्पायर किया है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूं, जिस कारण आज मैं जहाँ हूँ उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूँ। लेकिन गजल जी, ऐसे भी ये अच्छी बात है कि आप लकी हैं और आपके जो परिवार वाले थे उन्होंने आपका पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो लड़की कुछ करना चाहती है, कुछ उसके मन में है कुछ बड़ा करने की, वो उड़ना चाहती है, लेकिन उस पर बंदिशें लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसे परिवारों को आपकी तरफ से क्या नसीहत होगी? नसीहत यही है कि देखिए, जब हम अपनी बच्ची को पढ़ाने की बात करते हैं तो कल को हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि उसकी, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसको पढ़ाई करने के बाद उसको एक केपेबल पर्सन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी पेरेंट एज की होनी चाहिए। चाहे हमारी बच्ची हो या बच्चा हो, उसको ये चीज सिखाना कि महिला का रिस्पेक्ट कैसे करना है और पुरुष का रिस्पेक्ट कैसे करना है, वो कोई ऐसा कोई रिचुअल नहीं होना चाहिए, वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। तो मेरी नसीहत पेरेंट्स को यही है कि उनकी पेरेंटेज में ये चीज शामिल हो और वो फैमिली लेवल तक पहुंचे। खासतौर पे यहाँ पर हम लोग जब बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखने के लिए उनको कहते हैं कि जब एक फैमिली में मान लीजिए डिनर बनता है, तो डिनर बनने के वक्त पर कई बार हम देखेंगे कि जो फीमेल मेंबर है वो सबसे लास्ट में खाना खाती है, या मेहमानों के लिए जो स्पेशल कोई खाना बनता है वो खत्म हो जाता है तो एंड में वो अचार से रोटी खा रही होती है। तो क्यों फिर घर का बच्चा या बच्ची एक क्वेश्चन नहीं करता कि उसकी मदर जो है वो आखिरी में क्यों खाना खा रही है? ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने दोनों बच्चों को पेरेंटेज में सिखानी चाहिए, परवरिश में सिखानी चाहिए, क्योंकि पहले समाज देखिए फैमिली से आता है और उसके बाद सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट होता है। और इसी तरीके से जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है या पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है, उसके बाद फैमिली लाइफ में एंटर करना चाहती है, तो वो प्रेशर से उसको फ्री रखा जाए, वो अपने हिसाब से पढ़े, जो बनना चाहती है बने, तभी उसका रियल पोटेंशियल रियलाइज हो पाएगा। जी गजल जी, आज के अगर परिवेश में आप देखें तो महिलाओं के लिए समाज में क्या क्या चुनौतियां हैं जो लगता है कि अभी इनसे पार पाना है और ये एक बड़ी चुनौतियां महिलाओं के सामने आड़े आ जाती हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत सारी हैं। चुनौतियां मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर इतना नहीं जाते जितना मेन जो बात है वो हमारी मानसिकता की है। जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर रहता है जो हमारे पोटेंशियल को हिंडर करता है। फियर फैक्टर की एक समाज में जब बच्ची की परवरिश हो रही होती है तो अक्सर एक डर उसको ये दिखाया जाता है कि आप ऐसा करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बच्चियों को इस फियर से
हटाने के लिए हमें उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा कि वो जो कुछ भी करे, चाहे वो हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, वो लाइफ में जो कुछ भी करे, जो कुछ भी बनना चाहे, वो इस चीज से फ्री रहे कि लोग क्या कहेंगे या उसको जज कैसे किया जाएगा। वो उसका इंडिपेंडेंस, उसका डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। खासतौर पे जब करियर के फैसले लेने की बात आती है या पार्टनरशिप की फैसले लेने की बात आती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज में ये चीज रहती है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो एक मानसिकता से, एक फियर से उसको निकालने की बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी तरीके से कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी मानसिकता जो उसे हिंडर करती है वो इस तरीके की हो सकती है कि बेटे रोते नहीं हैं या जो बेटियां पराई होती हैं। तो ये उस तरीके की मेंटालिटी को हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की परवरिश में ही इनकलकेट होने से रोकना है। और हमारी परवरिश एक जेंडर न्यूट्रल माहौल में हो कि कोई भी चॉइस उसको पिकअप करनी है, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो खेलने की हो, वो रिलेशनशिप की हो, वो चॉइस उसके अपने डिस्क्रिशन पर होनी चाहिए, उसके फैसले लेने की क्षमता उसकी अपनी होनी चाहिए, रादर कि कोई और उसके बिहाफ पर फैसले ले। बिल्कुल। और गजल जी, एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि आए दिन चूंकि इस तरह की खबरें आती हैं जो शर्मिंदा करती हैं, शर्मसार करती हैं, चूंकि महिलाएं वर्किंग हैं, घर से बाहर काम के लिए जाती हैं, छात्राएं कॉलेज स्कूल जाती हैं, छेड़छाड़ जैसी और कई उनके साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं। इसको कैसे बदला जा सकता है, इसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। देखिए, जहां तक वही मैंने स्टार्टिंग ही महिला सुरक्षा की टॉपिक से की थी कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार में हमने मिशन शक्ति का अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा के लिए प्रशासन ये चीज के लिए बिल्कुल एकदम बाउंड है कि रोड पर विमेन फील से या कहीं पर भी कोई छेड़खानी की हमारे सामने कोई हरकत आती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो रोड पर, लेकिन वही जो मैंने आपको बात कही कि महिला सुरक्षा की बात सिर्फ रोड सेफ्टी की नहीं है, या सिर्फ ये नहीं है कि जब वो घर से बाहर निकले तो वो कितना सेफ महसूस करती है। सेफ्टी कहीं ना कहीं हमारे घर पर भी शुरू होती है, क्योंकि वही जो बात मानसिकता की होती है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल इतना संकोचित महसूस कर रही है कि उसके ब्रेस्ट में गांठ फील हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास या उसकी फैमिली के लोग उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं, वो शंका कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है, और फिर लास्ट स्टेज कैंसर उसको डिटेक्ट होता है, तो उस चीज से उसकी सुरक्षा कौन करेगा। या मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अगर हम बात करें, गर्भ निरोधन की हम बात करें, इन टॉपिक्स पे कई बार हिचक के कारण फैमिलीज में बात नहीं होती, और मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में लेडीज की जो डेथ होती है, तो इन चीजों से उसकी सुरक्षा कौन करेगा। या घर में कई बार बच्ची सेफ फील नहीं करती है किसी के इनअप्रोप्रिएट टच से, तो इन चीजों से उसकी सुरक्षा कौन करेगा। ये तो समाज भी हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन जो एफर्ट कर सकता है वो अपने स्तर से कर रहा है, लेकिन प्रशासन भी कोई एफर्ट कर सकता तब होता है जब पब्लिक और फैमिलीज और सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो। तो ये हमारी कोशिश है कि हम इसे एज अ होम मूवमेंट की तरह से इसको स्टार्ट करें। और गजल जी, चूंकि एक महिला का शिक्षित होना, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहना, ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार अपने अधिकारों का मालूम नहीं होता, कई बार शिक्षा का अभाव है तो कई चीजें पता नहीं होती। ऐसे में जरूरी है कि महिला को सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी है कि एक बच्ची को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। एजुकेशन एक व्यक्ति को बिल्कुल बदल देती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाएं। और एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि कई बार जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर एक इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस की बात करते हैं, लेकिन ये भी हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है कि सही और गलत का फर्क क्या है। ये समझाने की जरूरत है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, कि अगर स्कूल में बच्चे और बच्चियां खेल रहे हैं और एक कोई बच्ची मान लीजिए झूले पर अकेली बैठी है, तो उसके साथ कन्वर्सेशन में एंगेज कैसे होना है, उससे दोस्ती कैसे करनी है, उससे बात कैसे करनी है। कोई बच्ची अगर डिप्रेशन में है उससे डील कैसे करना है, या लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं, जो इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, उनसे कैसे डील करना है। तो हमारी शिक्षा में ये भी बहुत जरूरी चीजें होती है। कहीं ना कहीं जो बच्चियों को चीजें हिंडर करती हैं, एक चीज ये भी होती है कि उसको ये कहा जाता है कि तुम ये चीज कर ही नहीं सकती, या तुम इस प्रोफेशन के लिए सूटेबल नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान की देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे को पूरा मेंटल फ्रीडम मिले। जो आपने अभी कहा कि उसको उड़ने का, उसको सपने देखने का, जो वो करना चाहती है वो करने का और उसके लिए मेहनत करने का जो स्पेस रहता है वो उसे हमेशा मिले। ये भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा हम फैमिली कल्चर में बनाएं।
इसके अलावा मैम एक चीज़ ये भी है कि जब हम देखते हैं अमूमन घरों में, परिवारों में, तो एक बेटी और बेटे को लेके नज़रिया थोड़ा अलग होता है। बच्ची को पिता अगर बच्ची को डांट दे या बेटे को डांट दे तो उसमें अलग एक नज़रिया होता है, एक रवैया होता है। उसको लेके बच्चों में बचपन से ही कई तरह की चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं। इस चीज़ को कैसे दूर किया जाएगा कि जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, बेटी हो या बेटा? बिल्कुल, आई अग्री कि एक बच्चा देखिए हमेशा फैमिली को देखकर सीखता है। तो सबसे पहली चीज जो बच्चा या बच्ची सीखेगी वो ये है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहा है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट कर रही है। तो बच्चा जो देखेगा वही करेगा। हम अक्सर ये चीज एक फैमिली कल्चर में लेकर आए कि अगर फादर मदर की रिस्पेक्ट करता है तो बेटा भी अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो जब हम भेदभाव की बात करें तो परवरिश ऑफकोर्स जेंडर न्यूट्रल बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन फैमिली कल्चर में इस चीज को लाना भी जरूरी है कि पहले फैमिली एक में दोनों मेंबर्स एक दूसरे का सम्मान करें। क्योंकि इनफैक्ट इसी बात पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जो होम मेकर्स हैं सबसे बड़ा चैलेंज उनको आता है, क्योंकि अक्सर उनके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है फैमिलीज में। जबकि सच्चाई ये है कि सुबह की चाय बनाने से लेकर शाम के राशन का हिसाब रखना, सास ससुर को घुमाने लेकर जाना, ये सारा जो रोल है अगर हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालें तो मेल मेंबर की इनकम के 50% से ज्यादा ही निकल कर आएगा। लेकिन इसके बदले में वो वुमन को सिर्फ वहां पर सम्मान चाहिए होता है, और इसलिए जरूरी है कि होम मेकर्स के कंट्रीब्यूशन को रियलाइज कराया जाए दोनों बच्चों को। और बच्चा इनफैक्ट ये सवाल करे अगर कहीं उसको लगता है कि पेरेंट्स एक दूसरे को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए घर जो है हमेशा दो लोग मिलकर चलाते हैं, अकेला तो इंसान सिर्फ मकान बना सकता है। तो ये रोल हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो दो लोग इक्वली उस घर को चला रहे हैं अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से, और ये देखकर जो बच्चा सीखेगा तो वो कोई किताब उसको कभी सिखा नहीं पाएगी। गजल जी, आज अगर अब आप महिलाओं की स्थिति देखती हैं तो पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आया है, और अभी आने वाले वक्त में कितना बदलाव लाने की जरूरत है ताकि उनको एक बराबरी का जो दर्जा है समाज में वो मिल पाए, एक जो सोच है लोगों की वो बदल पाए कि कुछ फर्क नहीं है, कोई अलग नहीं है, महिलाएं भी बराबर है पुरुषों के? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी बदलाव आया है। अब अवेयरनेस काफी ग्राउंड रूट लेवल पर इन्फिल्ट्रेट हो गई है, और इनफैक्ट सरकार द्वारा भी बहुत अच्छी स्कीम्स इन दिनों चलाई गई हैं, जिसके कारण एक एक अलग अलग अभियानों के माध्यम से हमने कोशिश की है, रैलीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, कि वो चीज घर घर तक, वो मैसेज घर घर तक, स्कूल स्कूल तक पहुंचे। इसमें मुझे ये जो चीज इम्पोर्टेंट लगती है वो यही है कि जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कुछ ऐसा प्रूव करने का कंपटीशन नहीं है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से बेहतर है या कम है। ये सिर्फ एक समान अधिकार की बात है जो हर जेंडर को मिलना चाहिए, चाहे वो मेल जेंडर हो, फीमेल जेंडर हो या थर्ड जेंडर हो। ये उस अधिकार की बात है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है और जो हर जेंडर डिजर्व करता है। तो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट कि हम इतने अवेयर हों कि एक दूसरे का सम्मान कर सकें, और वो सम्मान हर जेंडर में इन्फिल्ट्रेट हो, क्योंकि हर जेंडर उसे डिजर्व करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गजल भारद्वाज जी प्राइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए, अपनी बात बताने के लिए। तो आपने गजल भारद्वाज को सुना, जो सीडीओ हैं रामपुर की, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे यहाँ तक पहुंची, और नसीहत दी उन परिवारों को भी जो कई बार रुकावटें पैदा करते हैं उन बच्चियों की उड़ान में जो उड़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी है, हमारे साथ नीरा रावत है, एडीजी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि आखिर उनका संघर्ष कैसा रहा, आज वो खुद को कहां देखती हैं और कैसे कैसे संघर्ष से उनको पार पाना पड़ा। बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ में मैडम आपका। और नीरा जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक महिला की जो जिंदगी है उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, चूंकि आप खुद एक IPS अधिकारी हैं, IAS, आपके सामने भी कई तरह की चुनौतियां होंगी, परेशानियां आई होंगी, आपने कैसे उनसे पार पाया? सबसे बड़ी चुनौती तो किसी भी महिला की जिंदगी में जो आती है वो उसकी पहचान को लेकर के होती है। अमूमन वो अपने रिश्तों में बट जाती है, या तो किसी की पत्नी बनके, या किसी की बेटी बनके, या बहन बनके जी। तो बहुत जरूरी है कि इससे इतर अपनी एक सोच रखे, एक अपनी पहचान बनाए, वही उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसे में चूंकि
महिलाओं के लिए समाज में हमने देखा कई तरह की चुनौतियां हैं। बहुत सी बच्चियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो एक उड़ान भरना चाहती हैं। कई बार परिवार बाधा बन जाते हैं, कई बार समाज, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार वो बाधा बन जाते हैं। उनके लिए क्या नसीहत होगी कि देखिए, अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, कोई बच्ची कुछ करना चाहती है, तो उसकी रुकावट ना बने बल्कि उसका साथ दें। बिल्कुल आपने सही कहा कि परिवार को अपने बच्चों या बच्ची दो भी हो, दोनों को एक समान मौका देना चाहिए पढ़ने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि काबिलियत बच्चा और बच्ची दोनों में एक बराबर होती है। और सही वातावरण पढ़ने का मिलने से वो जरूर अच्छा करती है। और अगर उसमें कुछ अगर करने की चाहत है तो उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और एजुकेशन इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है। आज मैं भी आप सबके सामने बैठी हूँ, सिर्फ इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने पूरा सपोर्ट किया, एजुकेशन में सपोर्ट किया और मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। मैम, आप ही के संघर्ष से, चूंकि आज हम लगातार महिला दिवस पे उन महिलाओं के संघर्ष की कहानी को प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो एक उदाहरण बनी है समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। आपके अगर संघर्ष की थोड़ी सी बात करें तो किस तरीके से आप यहां तक पहुंची और आज आप एक उदाहरण है दूसरों के लिए। कैसा संघर्ष आपको करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए? संघर्ष जरूर, मैं भी एक मध्यम परिवार से आती हूँ, संघर्ष जरूर मुझे भी करना पड़ा अपनी पढ़ाई के रास्ते को पूरा, अपने सफर को पूरा करने में। जो कंपटीशन दिया हमने सिविल सर्विसेज का, वो भी एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। मैं तो सिर्फ एक ग्रेजुएट थी और बाकी मेरे को जिनके साथ compete करना था वो अमूमन पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे। लेकिन फिर भी जब एकाग्रता होती है और मन के अंदर एक जलन होती है कुछ करने की, तो वो डेफिनेटली आपको आगे लेके जाता है। मैम, वर्किंग वीमेन और छात्राओं के साथ समाज में कई तरह की घटनाएं घट रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है? वर्किंग विमेन के लिए वर्क प्लेस पे एक नियम है, पॉश एक्ट है। और अगर कोई भी किसी महिला को अपने वर्क प्लेस पर कोई परेशानी होती है तो वो उसकी जो कमिटीज बनी हुई है वहां पर वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, जिसकी सुनवाई उस कमेटी द्वारा की जाती है। और उसकी इंक्वायरी के, दैट्स लाइक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, उसकी इंक्वायरी के बाद उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होता है जी। तो वर्क प्लेस पे काम करने के लिए डेफिनेटली महिलाओं के लिए आज की डेट में एक बेटर एनवायरनमेंट है। और विमेन पावर लाइन यूपी में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है और महिलाओं के लिए हमेशा हथियार की तरह बन कर रहे हैं। और इसके लिए 1090 और क्या कुछ कर रहा है? 1090 एक इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस है और यहाँ पर कोई भी महिला या लड़की अपनी परेशानी दर्ज करा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि महिला की जो परेशान है किसी भी छेड़खान से या साइबर बुलिंग से, उसकी पहचान को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको मेरे पास, मेरे दफ्तर या किसी भी पुलिस थाने में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है किसी भी महिला को जो कि सोशल प्रेशर के कारण मान लीजिए अपनी प्रॉब्लम नहीं कहना चाहती है। तो विद 1090 डेफिनेटली उनके दे आर मोर सिक्योर, वो अपनी बात कभी भी कह सकती हैं। 24/7 वो हेल्पलाइन चलती है। और उनकी और हेल्प के लिए इसके अलावा 1090 और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अपने आउटरीच प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है जी। उसमें हम लोग डिजिटल आउटरीच के जरिए भी हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक अवेयरनेस कैंपेन भी बना रहे टू इम्पैक्ट द माइंड्स, सो दैट अगर ऑफेंस होने से पहले अगर कुछ प्रिवेंशन के ऊपर वर्क किया जा सकता है तो उसमें सोसाइटी की हेल्प लेने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम, उसमें अंदर हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। नीरज जी, आज के हालात को अगर हम देखें, पहले के मुकाबले कितना महिलाओं की स्थिति बदली है और अभी कितनी और बदलने की जरूरत है आने वाले वक्त के लिए? वेल डेफिनेटली पहले के जमाने में अगर मैं अपने आप को अपनी ही जवानी से लेकर के आज तक के सफर देखती हूँ तो डेफिनेटली महिलाओं की स्थिति में एक सुधार आया है और उसमें बहुत सारे रोल है, लोगों ने प्ले के रोल है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन हैं, सोसाइटी में भी चेंज आया है, बट डेफिनेटली वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, डेफिनेटली अ लॉन्ग वे टू गो।
मैम, प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन बच्चियों को, उन महिलाओं को जो कुछ करना चाहती हैं, जो एक उड़ान उड़ना चाहती हैं, जिनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, कई बार परिवार, कई बार बंदिशें, आपके तरफ से क्या संदेश होगा? मेरा बच्चियों से ज्यादा मेरा संदेश उनके परिवारों के लिए होगा कि बच्चियों को जो उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं उनको करने दें, उनको अपनी चॉइसेस लेने दें, चाहे वो उनकी पढ़ाई के क्षेत्र के हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो चॉइस करने का अधिकार उनको जरूर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरा रावत जी, प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए, अपनी बात को, अपने संघर्ष को हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि आप एक उदाहरण हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। और प्राइम न्यूज़ लगातार ऐसे कई उदाहरण आपके सामने लेके आया जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया, और उनका जो संदेश था वो भी आप तक पहुंचा। मुहिम लगातार जारी है।